अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाहिबा ज़फ़र है। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी क्लिक करें। रशिया और यूक्रेन की वॉर अपने एक नए दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है और इस वक्त रशिया और जर्मनी के बीच में जो कशीदगी है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रशिया और जर्मनी के बीच में हिस्ट्री जो है वो रिपीट ना हो जाए। और वो हिस्ट्री क्या है? वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया और जर्मनी एक दूसरे के आमने-सामने थे, एक दूसरे के आर्च राइवल्स थे, दुश्मन थे और यही खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब दोबारा से जो है वो हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए और जर्मनी और रशिया जो है वो आमने-सामने ना हो जाएँ। हाल ही में जो संडे गुज़रा यानी कल जर्मनी के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि रशिया जो है उसने हमारी जो ऑडियो लीक है वो वायरल की है, यानी एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो ऑडियो लीक हुई है। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं शॉर्टली आगे जा चल के आपको बताऊँगी। यानी जर्मनी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी ऑडियो लीक वायरल हुई है और हमारी ही डिस्कशन हो रही थी। वो इसे डिनाई भी कर सकते थे। लेकिन जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी सॉवरेनिटी को नुकसान पहुँचा है, रशिया हमारे अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा है, हमारी सीक्रेट पर्सनल कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ को डिस्क्लोज़ किया। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये ऑडियो लीक का क्या मसला था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं शॉर्टली आपको ब्रीफली बताती हूँ कि 38 मिनट्स की ऑडियो कॉल जो है, ऑडियो डिस्कशन जो है वो वायरल की थी रशिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में और वो ऑडियो लीक्स थी। जर्मनी के जनरल्स डिस्कशन कर रहे थे टॉरस मिसाइल्स पे। टॉरस मिसाइल्स का थोड़ा-सा आपको प्रीटेक्स्ट देती हूँ, यानी मैं आपको थोड़ा-सा इसका कॉन्टेक्स्ट भी दे देती हूँ। टॉरस मिसाइल्स के बारे में काफ़ी पहले से डिस्कशन हो रही थी और ये प्लान बहुत पहले से ही नेटो ममालिक ने जारी कर दिया था कि जर्मनी जो है वो टॉरस मिसाइल, जो कि जर्मनी मेड मिसाइल्स हैं, वो यूक्रेन को फराहम करेगा। और जो ऑडियो लीक हुई उसमें भी डिस्कशन हो रही थी कि इसके पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं और क्राइमिया ब्रिज, जो कि कर्च ब्रिज है, जो कि क्राइमिया और रशिया को एक वाहिद ब्रिज है जो जोड़ता है, लिंक करता है। और आपको बताती चलूँ कि क्राइमिया को 2014 में रशिया ने इन्वेड किया था, तो उसको तबाह करने की बात हो रही थी। रशिया ने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर के जवाब में ये बोला है कि एक तो हम लोगों ने तुम लोगों का प्लान जो है वो एक्सपोज़ किया है, ऊपर से बदमाशी जो है वो तुम लोग दिखा रहे हो। रशिया जो है वो फुली तैयार है जर्मनी के साथ वॉर करने में। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आज सुबह ही आई है और इस न्यूज़ के बाद मज़ीद जो प्रोपेगेंडा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मज़ीद डिग किया जाएगा, क्योंकि रशिया के एयर फ़ोर्स ने ये क्लेम किया है कि उनका एक एयरक्राफ्ट जो कि A50S है, वो सुबह से लापता है। लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस जो हैं उन्होंने जारी की हैं, उसके बाद ये वो इमेजेस हैं जिसके बाद वो एयरक्राफ्ट जो है वो गायब हो गया है। ये एयरक्राफ्ट गायब होने वाली एपिसोड्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। पहले भी यूक्रेन और रशिया की सरज़मीन पर कई एयरक्राफ्ट जो हैं वो गायब हो चुके हैं दूसरे ममालिक के। आप लोगों को मलेशिया का तैयारा, जो कुआलालंपुर का तैयारा था, जो एम्स्टर्डम से मलेशिया वापस जा रहा था, वो तैयारा मुसाफ़िरों का तैयारा था और वो तैयारा गायब हो गया था, जिसमें यूक्रेन ने रशिया पे इल्ज़ाम लगा दिया था कि अम, जो सेपरेटिस्ट बैक्ड ग्रुप्स हैं और रशिया जो है वो उनको सपोर्ट करता है यूक्रेन के अंदर, उन्होंने ये जहाज़ गिराया है। अब ये जहाज़ भी लापता हो गया, जो कि एयर फ़ोर्स का जहाज़ है और 24 घंटे हो गए हैं इस जहाज़ का कोई कुछ पता नहीं चल सका, कोई मलबा नहीं मिला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस जहाज़ के पायलट के हवाले से, कुछ भी नहीं पता। तो ये जो मामला है जहाज़ के बारे में, ये मज़ीद शिद्दत जो है वो इख्तियार कर सकता है। दूसरी तरफ नेटो में एक नई डिस्कशन जो है वो सामने आ गई और कहा जा रहा है कि हम रशिया के फ्रोज़न एसेट्स को यूज़ करेंगे यूक्रेन में, वो भी रशिया के अगेंस्ट ही। वो फ्रोज़न एसेट्स हैं जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था और जो भी स्विस बैंक्स और जितने भी रशिया के वेस्टर्न कंट्रीज़ में एसेट्स मौजूद थे, उनको नेटो ममालिक ने फ्रीज़ कर लिया था और अभी तक उनको जारी नहीं किया गया। उसके बावजूद आपको पता है कि रशिया की इकॉनमी जो है वो इतनी इंटैक्ट है। इस पर मैं एक बहुत अंडरस्टैंडिंग और एक बहुत लंबी वीडियो बनाने जा रही हूँ और इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूँगी कि रशिया की इकॉनमी जो है वो इतनी स्टैटिक कैसे है और इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। 2 साल वॉर हो रही है और
इतना ज़्यादा आपको पता है कि जो वॉर टोर्न कंट्रीज़ होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ख़ास तौर पे वेपन्स को। लेकिन हमने देखा कि रशिया जो है, वो ना सिर्फ़ अपनी डिफेंस को के बजट को इंक्रीज़ कर रहा है, बल्कि अपनी उसने मिलिट्री को भी इंक्रीज़ कर दिया। तो ये जो अब छोटे-छोटे प्लान्स नेटो जारी कर रहा है कि हम रशिया के जो फ्रोज़न एसेट्स हैं, हम उनको यूज़ कर लेते हैं, यूक्रेन में फंड करने के लिए और रशिया के अगेंस्ट यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक छोटे-छोटे हथकंडे हैं, जिससे मेरे ख़्याल से तो रशिया को कोई नुकसान नहीं पहुँचने वाला। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बहुत शेमफुल होगा कि अगर वेस्ट रशिया से हार जाता है। क्योंकि आपको पता है कि $60 बिलियन जो हैं वो अभी भी पेंडिंग है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में जंग जारी है। रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि भई हमारे पैसे हम उनको क्यों दें? मतलब हम लोग एक तीसरे मुल्क की जंग में क्यों शामिल हों? जबकि यूक्रेन जो है वो एक नेटो कंट्री भी नहीं है। आपको पता है कि नेटो का चार्टर में है कि अगर एक कंट्री पर भी कोई भी अटैक करेगा तो सारे नेटो कंट्री जो हैं वो यूनाइटेड हो जाएँगी। रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स को कह रहे हैं और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 60 बिलियन का जो बिल है वो पेंडिंग है, जबकि टोटल जो बिल था वो $95 बिलियन का था, जिसमें उन्होंने 60 बिलियन यूक्रेन को देने थे, बाकी पैसे जो थे वो इसराइल को देने थे। तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो कहते हैं कि वी आर सुपर पावर्स, हम लोग तो जंग कहीं पर भी इनिशिएट कर सकते हैं, हम लोग कहीं पर भी पैसा लगा सकते हैं, हमारे पास तो पैसा खत्म नहीं होने वाला। जबकि रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि यूएस का पैसा है और ये फजूल जंगों में ज़ाया नहीं होना चाहिए। और यूएस की हमेशा से आदत है कि वो पहले एक कंट्री को सपोर्ट करता है, किसी चीज़ का इनिशिएटिव ले लेता है, आगाज़ कर लेता है, लेकिन उसको बीच चौराहे पर छोड़कर चला जाता है। तो ये यूएस की आदत है और आपने देखा है कि यूक्रेन जो है वो अब इस तरह की सिचुएशन में आ गया है और आहिस्ता-आहिस्ता हम देखेंगे इसराइल भी इस तरह की नहज तक पहुँच जाएगा। दूसरी तरफ यूएस जर्नल्स ने भी यूएस को, ख़ास तौर पे जो बाइडेन को खबरदार कर दिया है कि जो रशिया के न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़ हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और यूएस से मज़ीद पावरफुल हैं। इस तरह की स्टेटमेंट का उस वक़्त सामने आना, जबकि हाल ही में जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने धमकी दी है कि अगर नेटो नेशंस यूक्रेन में उतर आते हैं, अगर उन्होंने अपनी मिलिट्री ट्रूप्स को यूक्रेन में उतार दिया तो न्यूक्लियर जंग जो है वो छिड़ सकती है। दूसरी तरफ यूएस के जो जनरल हैं, वो कह रहे हैं कि जो रशिया के न्यूक्लियर आर्सेनल हैं, वो यूएस से कई गुना स्ट्रॉन्ग हैं और कई गुना पावरफुल हैं, मॉडर्नाइज़ हैं और यूएस को भी अपनी जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, न्यूक्स हैं, उनको मॉडर्नाइज़ करना पड़ेगा, उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि रशिया-यूक्रेन वॉर जो है, वो इतनी ज़्यादा ड्रैग्ड हो जाएगी, इतनी ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाएगी कि 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। ऑब्वियसली तीसरे साल में ये दाखिल हो चुकी है, क्योंकि जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि 10-20 दिनों में ये वॉर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब से 21वीं सेंचुरी जो है वो स्टार्ट हुई है, तो वॉर को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। जब से वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, तो उसके बाद हमने देखा कि कोल्ड वॉर का एरा जो था वो स्टार्ट हो गया था और लग नहीं रहा था कि कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म होने वाली है। लेकिन इनडायरेक्टली वॉर तो जारी है। ऑब्वियसली सबको पता है कि नेटो जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ रशिया को पिछाड़ने के लिए, रशिया को हराने के लिए। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ जो हैं वो मज़ीद गहरे हो सकते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि रशिया जो है वो यूक्रेन को इन्वेड कर लेगा, लेकिन रशिया ने इन्वेड कर लिया। लेकिन अब ये भी नहीं पता कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर पावर यूज़ कर सकता है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि रशिया तो इन्वेड नहीं करेगा, लेकिन रशिया ने इन्वेड किया और अब लोग कह रहे हैं कि रशिया जो है वो कभी अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो यूज़ नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका जो है वो रशिया को प्रोवोक कर रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करे। तो ये जो मामला है, ये जो सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है और यूएस को कोई रोकने वाला नहीं है। यूएस जानबूझकर रशिया को प्रोवोक कर रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो यूज़ करे। 21st सेंचुरी के स्टार्ट के बाद हमने सिर्फ यही देखा कि यूएस जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है और कॉन्फ्लिक्ट्स करवा रहा है, इनडायरेक्टली प्रॉक्सीज़ क्रिएट कर रहा है और इसके अलावा मुस्लिम कंट्रीज़, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में हमने देखा कि जितना तबाह-ओ-बर्बाद अमेरिका ने किया है, तो ये वन साइडेड थे। अब आप देख सकते हैं इसराइल और गज़ा, हमास ने अटैक किया, उसके बाद इसराइल और हमास की जंग नहीं रही।
ये एथनिक क्लिंजिंग में दाखिल हो गई। इसराइल ने गज़ा के लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो हमने यही देखा 21st सेंचुरी के बाद कि कोई टू साइडेड वॉर नहीं रही। मतलब वन साइडेड वॉर ही रही। हमेशा से यूएस ने मुल्कों को बर्बाद किया, अटैक किया, इन्वेड किया, सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दिया। इराक, शाम, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है। लेकिन ये जो वॉर है, रशिया और यूएस की और ख़ास तौर पे नेटो कंट्रीज़ की, ये दोनों हम पल्ला हैं एक-दूसरे के और बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। तो अगर ये न्यूक्लियर वॉर में दाखिल हो जाते हैं, तो उसके बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज़ देखने को मिल सकते हैं। अगर इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन के बटन को लाज़मी क्लिक करें।